हेलो एवरीवन, परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि परम आईएएस का जो मेंस टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, जो सौर्या बैच है और जो डेली मेंस आंसर राइटिंग है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आप उस पर आंसर लिखते हैं और उसके अलावा उस आंसर को लिखने के बाद जो आपकी कॉपी इवैल्यूएट होती है, उसके साथ आपको मॉडल आंसर दिया जाता है। उस मॉडल आंसर में पीडीएफ फॉर्म में या हार्ड कॉपी में आपको दिया जाता है। उसके अलावा उसी क्वेश्चंस का जो है आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अभी जो वीडियो क्लासेस है वो डे 1 से लेकर के डे 36 तक हम लोग कर चुके थे। आज जो है डे 37, 38, 39 और 40, ये 4 दिनों का जो है मेंस आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चंस मिले हैं आपको, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चंस को आप क्या कैसे डील करेंगे, उस क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट क्या है, तो और उसके हिसाब से आपका इंट्रो कैसा होना चाहिए, मेन बॉडी कैसा होना चाहिए और लास्ट में कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग वीडियो क्लास में जो डे 37, 38, 39 और 40 को मिला है आपको क्वेश्चंस, उसको जो है हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चंस को आप कैसे डील कर सकते थे। जो डे 37 है उस दिन में जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द अपराइजिंग ऑफ 1857 कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट वाटर सेट। यहाँ पे एक टर्म किया गया वाटर सेट, ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं महत्वपूर्ण मोड़ मोड़, ठीक है ना। इन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज टुवार्ड्स कॉलोनियल इंडिया, बताएं कि 1857 का विद्रोह किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट ने आने वाले समय में भारत की के प्रति अंग्रेजों की नीति कैसी होगी, ठीक है, उसको डिसाइड किया या उसके लिए जो है एक तरह का वाटर सेट का रोल प्ले किया। उस क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, इस क्वेश्चन को उसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसमें ये पूछ रहा है कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो कैसे जो है वाटर सेट है, कैसे है वाटर सेट है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में 1857 के रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे। 1857 के रिवोल्ट के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो 1857 का रिवोल्ट है ना, तो इसमें क्या क्या इसमें इंट्रो डालेंगे। इंट्रो में आप डालेंगे, इंट्रो में डालेंगे कि ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी थी, ठीक है, जो पॉलिटिकल पॉलिसी थी, सोशल पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, कल्चरल पॉलिसी थी और रिलीजियस पॉलिसी थी टुवार्ड्स इंडिया या इंडियंस, उसके प्रति 10 मई 1857 को खास करके नॉर्थ बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ एक रिवोल्ट होता है। और उस रिवोल्ट के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के किसको दे दी जाती है, वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो सबसे पहले इंट्रो में आप लिखेंगे, इंट्रो में लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस पॉलिसी थी इंडिया में, उस नीतियों के कारण भारत के निवासियों ने, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया। और इस विद्रोह को जो है 1857 का रिवोल्ट कहते हैं, या कुछ लोग कहते हैं जैसे वीर सावरकर है वो कहते हैं कि ये का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये थोड़ा सा इंट्रो डाल देंगे आप। इंट्रो में देने के बाद अब इसके कुछ कॉजेज हैं, ठीक है ना, ये कॉजेज दिखाएंगे आप, कारण दिखाएंगे। तो कारण थोड़ा सा मेंशन कर देंगे आप यहाँ पे, इस तरह से कॉजेज दिखा देंगे आप, कौन कौन से कॉजेज थे या कारण कौन कौन से थे, ठीक है ना। पॉलिटिकल कॉजेज थे, पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, कॉजेज, सोशल कॉजेज, ठीक है, रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, ठीक है ना, मिलिट्री कॉजेज। और ये आपका हो गया, ठीक है, इमीडिएट कॉजेज, तत्कालिक कारण। ये कॉजेज हमने दिखा दिए, थोड़ा थोड़ा कुछ कॉजेज को दिखा के, और आपने जितने भी रिलीजियस कॉजेज है उसमें आप दिखाएंगे, ठीक है ना। क्रिश्चियन मिशनरीज़ की जो पॉलिसी है यहाँ पे कन्वर्जन वाली। सोशल कॉलेज में सोशल रिफॉर्म वगैरह जो है, सती सिस्टम को एबोलिश कर दिया उन्होंने, स्लेवरी को एबोलिश कर दिया, जो चाइल्ड इन्फेंटिसाइड्स थी उसको एबोलिश कर दिया गया। और कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट 1850 में एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था जिसको कहते हैं है ना, कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट। उसमें क्या होता था कि कोई भी हिंदू या मुसलमान अगर अपने धर्म को छोड़ के ईसाई बनता है तो वो जो है अपनी फादर या जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसमें उसके राइट्स बने रहेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि कन्वर्जन को बढ़ावा मिला। ओके, दूसरा ये था कि सोशल रिफॉर्म के नाम पे बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे थे, ठीक है। उसी तरह से जो है मिलिट्री कॉजेज में देखेंगे, मिलिट्री कॉजेज में जो इंडियन सोल्जर्स थे और अंग्रेज के जो सैनिक थे, उन दोनों के सैलरीज में, अलाउंसेज में, बाकी फूड में और बाकी और जो फैसिलिटीज़ होते हैं उसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज में दिखाएंगे कि सब्सिडी अलायंस और
ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस पॉलिसी के जरिए जो है जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में उसको एनेक्स किया जा रहा था मिस गवर्नेंस के नाम से मगध को, है ना, ये आपको अवध को मिस गवर्नेंस के नाम पे, कुशासन के नाम पे अवध को मिला दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पे सतारा, जैतपुर, झांसी, इन सबको मिलाया गया। और सब्सिडी अलायंस के नाम पे हैदराबाद, ठीक है, और बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको मिला दिया गया था। तो और इसके जरिए पॉलिटिकल कॉजेज के जरिए यहाँ पे जितने भी देसी रजवाड़े थे, जमींदार थे, उनकी जो प्रिविलेज थी उसको खत्म किया गया। इकोनॉमिक कॉजेज की तरफ देखेंगे, लैंड सेटलमेंट के जरिए जो है इंडिया के डिफरेंट पार्ट में 3 तरह के लैंड सेटलमेंट लागू किए गए, जमींदारी, महलबारी, रैयतवाड़ी। और हेवी टैक्सेशन की वजह से किसानों को एक्सप्लॉइट किया गया। और इसके साथ साथ जमींदारों के साथ साथ जो मनी लेंडर्स थे, सूदखोर और महाजन वगैरह, इन लोगों ने भी जो है जमींदारों का, किसानों का जो है एक्सप्लॉइटेशन किया। इससे क्या हुआ कि जो यहाँ की इकोनॉमी थी वो चरमरा गई, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, कृषि पे आधारित थी। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉजेज में और देखेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो छोटे उद्योग थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह, वो डिक्लाइन हो गए। हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। इंडिया के जो छोटे छोटे उद्योग थे, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा टैरिफ बढ़ा दिया कि पूरी इकोनॉमी जो है, पूरी इंडस्ट्री जो है कोलैप्स कर गई। हैंडीक्राफ्ट जो थी इंडस्ट्री वो कोलैप्स कर गई। उसी तरह से रिलीजियस कॉजेज में देखेंगे तो कन्वर्जन के थ्रू जो है इंडिया में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईसाई मिशनरी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, उसके थ्रू जो है कन्वर्जन करवाया। काफ़ी हद तक जो है जो यहाँ पे धर्मांतरण हुए, जिसकी वजह से जो है इंडियन मासेस में जो है अंग्रेजों के प्रति एक आक्रोश था, एक गुस्सा था। और इमीडिएट कॉजेज में दिखाएंगे कि जो एंट्री ऑफ या इंट्रोडक्शन ऑफ रॉयल इनफील्ड राइफल, उसके जरिए जो है इसमें जो है लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हट हुए, जिसके बाद जो है फाइनली, ठीक है, 10 मई 1857 में मेरठ से जो है 1857 की रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट हुई। इतना सा आपको एक ब्रीफ दे करके उसके बाद देखा कि क्या चेंजेस हुए, इसके परिणाम दिखाएंगे रिजल्ट में, ठीक है ना। तो रिजल्ट में आप मेनली इसको मेंशन करेंगे परिणाम में कि क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है ना ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति का हस्तांतरण। उसमें क्या हुआ, शक्ति के हस्तांतरण में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी भारत में, वो ट्रांसफ़र करके किसको दे दी गई, उसके हाथ से लेकर के वो ब्रिटिश क्राउन को, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से किसको दे दी गई, वो ब्रिटिश क्राउन के दे दी गई, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। मतलब अब भारत पे जो रूल करेगी वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को रूल करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं होगी, ठीक है। इसे पॉलिटिकल चेंजेस में आप दिखाएंगे, पॉलिटिकल चेंजेस में दिखाएंगे। दूसरा ये हुआ कि पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस, है ना, सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि। और दूसरा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको कहते हैं व्यवगत सिद्धांत। सहायक संधि में क्या होता था, सहायक संधि में ये होता है कि कोई स्टेट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी करती थी कि वो किसी भी दूसरे यूरोपियन पावर के साथ कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखेगी तो पूछ के रखेगी, और जो उसके यहाँ आर्मी रखी जाएगी, ब्रिटिश आर्मी, उसका खर्चा वो देगी। और उस स्टेट्स में, प्रिंसली स्टेट में एक ब्रिटिश ऑफिसर एज ए रेजिडेंट रहेगा। तो अपनी सारी सोवरेनिटी वो किसको कर देते थे, सब्सिडी अलायंस के जरिए, सहायक संधि के जरिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते थे, उसके हाथ में दे देते थे। तो इन सब पॉलिसी की वजह से जो है ये सब पॉलिटिकल चेंजेस है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, ठीक है ना, और ये सब क्या किया, ये सब अब चेंज कर दिया कि अब किसी भी देसी राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर में नहीं मिलाया जाएगा और उनको वापस लौटा दिए गए। और ठीक है, और जो उनके राइट्स से पहले से चले आ रहे उनको मेंटेन रखा गया, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेज में, इकोनॉमिक कॉजेज में दिखाएंगे आप, है ना, इकोनॉमिक रिजल्ट में दिखाएंगे कि आर्थिक परिणाम क्या हुआ रिवोल्ट का। आर्थिक परिणाम में दिखाएंगे कि इंडिया में जो है एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिसी थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिसी तो रुकी नहीं कम्प्लीटली, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उसके रूप को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप वो दिखाएंगे। रिलीजियस में दिखाएंगे कि जो कन्वर्जन हो रहा था सोशल रिलीजियस के नाम पे, जो है रिफॉर्म के नाम पे जो चेंजेस किए जा रहे थे, जो सुधार किए जा रहे थे यहाँ के धर्म में, यहाँ के सामाजिक क्षेत्रों में, वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, आप इसको पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप की नीति, है ना, हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है, उनके धर्म में, उनके समाज में, ठीक है। सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म लाने की पॉलिसी जो है कम कर दी गई या छोड़ दी गई। तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ट्रांसफर दे दिया गया ब्रिटिश क्राउन को, तो उसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको भारत राज सचिव भी कहते हैं, भारत राज सचिव नामक एक नए पद का क्रिएशन किया गया। और उससे पहले जो पद थे कौन से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ठीक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 1857 से पहले जो है
ये पद जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे, इनको समाप्त कर दिया गया और 15 मेंबर्स की 15 मेंबर्स वाली 15 सदस्यों वाली 15 मेंबर्स वाली एक नए पद का क्रिएट किया गया, एक नए पद का सृजन किया गया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहते थे। वो ब्रिटिश कैबिनेट का कोई मिनिस्टर्स होता था जो इंग्लैंड में रहता था और भारत के सारे अफेयर्स को देखता था। और गवर्नर जनरल के जो पद है उसको क्या किया गया, उस पद को अब वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो वो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स या बाकी मैटर्स को ब्रिटिश कॉलोन के एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो देखता था मैटर्स को, ठीक है, तो वो वायसराय कहलाता था। और जब इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ के मैटर्स को देखता था तो वो गवर्नर जनरल कहलाता था। तो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जब वो काम करता था तो उसे वायसराय कहते थे, और जब वो इंडिपेंडेंटली ऐसे काम करता था, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होकर नहीं, तो वो कहलाता था गवर्नर जनरल। तो अब जो है ब्रिटिश गवर्नर जो इंडिया में होते थे वो अब वायसराय कहे जाने लगे। और इसके अलावा जो मिलिट्री रिफॉर्म थी, सेना की सुधार थी, उससे मिलिट्री रिफॉर्म में एक कमीशन का गठन किया गया, ठीक है, पील कमीशन कहते हैं। कौन सा? पील कमीशन, पील कमीशन कहते थे। इस पील कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे, पील आयोग जिसको कहते हैं, पील कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे सेना का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, पुनर्गठन किया गया आर्मी का, ठीक है। और उसमें ब्रिटिश आर्मी के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया गया कि अब जो है रेशियो इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के रिप्रेजेंटेशन जो पहले कम होते थे अब उसमें कुछ प्रोविंसेस में इंक्रीज कर दिए गए। और जो मिलिट्री का था, मिलिट्री में जो यूनिट होता था, ठीक है ना, उसका गठन कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे या उसके रेस के नाम पे, रेस है ना, या कास्ट के नाम पे, जैसे गोरखा रेजिमेंट है ना, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट है ना, पठान रेजिमेंट, इस तरह से जो है मिलिट्री में रेजिमेंट का गठन किया गया जाति के आधार पे। इसको मार्शल रेस कहते हैं। जाति के आधार पे राजपूत रेजिमेंट, इस तरह से जो है रेजिमेंट का गठन किया गया। ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि जो है ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस हैं जो सेवा कर रहे हैं उनमें जो है एक तरह का विभेद हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बना रहे और ये यूनाइट ना हो पाए और 1857 जैसी रिवोल्ट की घटनाएं दोबारा ना हो। तो इसमें आपसे जो पूछा गया है, इसमें यही पूछा गया है कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो कैसे वाटर सेट है, तो आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है ना, वाटर सेट कैसे है, तो उसमें दिखाएंगे पॉलिटिकल है ना, सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है, रिलीजियस, मिलिट्री, इन सब में किस तरह से चेंजेस आए हैं 1857 की रिवोल्ट के बाद, कि ब्रिटिश सरकार ने इससे पहले जो पॉलिसी अपनाई थी इन सब मैटर्स में 1857 की रिवोल्ट बाद उसको क्या करा, बिल्कुल चेंज कर दिया। तो कह सकते हैं कि 1857 का रिवोल्ट एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति का एक युग है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था इंडिया में खत्म हो गया, ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में भारत का प्रशासन ले लिया। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 के रिवोल्ट को, ठीक है, उसके कॉजेज को इंट्रोस्पेक्शंस किया तो पता चला कि ये सब जो है मैटर्स ऐसे थे जिसमें ब्रिटिश पॉलिसी के कारण ये रिवोल्ट आया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी में, सोशल पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, रिलीजियस पॉलिसी में, मिलिट्री पॉलिसी में भारतीयों के प्रति अपनी सारी जो पहले की नीति थी उसको चेंज कर दिया गया। तो इन चेंजों जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ये संवैधानिक सुधार का दौर शुरू होता है। आपको पता है कि 1858 का एक्ट आया, ब्रिटिश जो क्वीन थी विक्टोरिया उसको भारत की सामग्री घोषित किया गया, ठीक है। 1861 में जो है एक एक्ट आया, ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म है। फिर 1892 आएगा आपका, ठीक है ना, फिर 1909 का आया। तो कह सकते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट है उसी की तरफ देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का गठन, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो इन सब के भी योगदान, इस सब के राइज में भी जो है किसका योगदान है, 1857 के रिवोल्ट का है। तो आपको इस क्वेश्चंस में 1857 का क्या इंपॉर्टेंस है, आने वाले समय में ब्रिटिश सरकार के जो नीति थी भारतीयों के प्रति वो कैसे चेंजेस हुई और इंडिया में राइज ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुआ, कांग्रेस कैसे बना, उन सब में भी इसका योगदान है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे डील करेंगे, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ चंपारण मूवमेंट, नहीं सॉरी, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण किए। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें अभी आप दिखाएंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें इंटू डालेंगे आप कि 1857 का जो रिवोल्ट है, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी थी, उसमें कॉजेज में चाहे तो आप कॉजेज लिखें चाहे तो ना लिखें, अगर लॉन्ग में है तो उसमें डाल सकते हैं आप, शॉर्ट में आपको कॉजेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो कॉजेज अगर आपको बता देता हूँ कॉजेज की ज़रूरी है कि आपको लॉन्ग आ जाए तो यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज शॉर्ट में यूज़ मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप जो रोल पे आ जाइएगा। तो कॉजेज में आप दिखाएंगे पॉलिटिकल कॉजेज हो जाएंगे, सोशल कॉजेज हो जाएंगे, रिलीजियस कॉजेज आ जाएंगे, जो नेशनल लेवल के कॉजेज हैं वही आप दिखाएंगे, मिलिट्री कॉजेज आ जाएंगे, है ना, मिलिट्री कॉजेज आएंगे। उसके बाद आपका जो है इकोनॉमिक कॉजेज आ जाएंगे। ये सब कॉजेज दिखाएंगे 1857 के रिवोल्ट को। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा आपका
वो है रोल ऑफ कुंवर सिंह, ठीक है ना। तो दूसरा जो पार्ट है रोल ऑफ कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। उसमें आप दिखाएंगे तो रोल में दिखाएंगे, सबसे पहले तो आप ये दिखाएंगे ही प्रोवाइडेड द लीडरशिप, है ना, ही प्रोवाइडेड द लीडरशिप। उसने क्या किया, जो विद्रोही सैनिक थे उनको एक लीडरशिप प्रोवाइड कर, नेतृत्व प्रदान किया, क्योंकि जो सिपाही थे वो चाहते थे कि कोई लीडर हो हमारा जिसके अंदर हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर करें। तो सबसे पहले उन्होंने आर्मी के रिक्वेस्ट पे, जो दानापुर छावनी की आर्मी थी उसके रिक्वेस्ट पे उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट की और उनको एक लीडरशिप प्रोवाइड करवाया। दूसरा क्या होगा, ही शोज द ब्रेवरी, है ना, सुप्रीम, है ना, ब्रेवरी कह सकते हैं, ब्रेवरी, साहस, ठीक है ना, सुप्रीम साहस का या ब्रेवरी का जो परिचय दिया। इस उम्र में जब आपकी एज 75-80 साल होती है, उस समय इस तरह से फाइट करना, ठीक है, वो कहीं बहुत रेयर देखने को मिलता है 1857 के रिवोल्ट में। तो उन्होंने सुप्रीम जो है ब्रेवरी इसमें दिखाई, ठीक है ना। दूसरा था गुरिल्ला वॉरफेयर। कौन सा, गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि अपने युद्ध में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने वॉर किया था वो कैसा था, गुरिल्ला था। आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री में मेडावल पीरियड में सिर्फ शिवाजी के समय हमको देखने को मिलता है गुरिल्ला वॉरफेयर। चूँकि ये राजपूत थे तो इन्होंने भी क्या किया कि गुरिल्ला वॉरफेयर तकनीक का यूज़ किया कि अंग्रेज, चूँकि उनके पास संसाधन ज़्यादा है, ठीक है, उनके पास आर्म्स एमुनेशन ज़्यादा है, तो उनसे लड़ने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर ही सबसे सुइटेबल है। तो उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनी वॉर में जो है यूज़ किया। चौथा इन्होंने कि रीजनल, इसको रीजनल से क्या नाम दिया, शकल दिया, रीजनल से नेशनल बनाने की कोशिश की। इस रिवोल्ट को रीजनल से नेशनल बनाने की कोशिश की। हाँ, आपको पता है कि ये रिवोल्ट जो है शाहबाद या दानापुर के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पे शुरू हुआ, और यहाँ से वो जो है अंग्रेजों का प्रेशर बनने लगा तो वो कहाँ, ठीक है, बांदा होते हुए जो है, गोरखपुर बांदा होते हुए कहाँ गए, वो कानपुर गए, और नाना साहेब तात्या टोपे के साथ जो है उन्होंने वहाँ पे भी रिवोल्ट में भाग लिया, ठीक है। लखनऊ के जो नवाब है उनके साथ भी उन्होंने कॉपरेट किया। तो कहने का मतलब है कि जो बिहार का एक रीजनल रिवोल्ट था उसको उन्होंने नेशनल रूप देने की कोशिश की, राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश की। वो आप डालेंगे। पाँचवें में आप देखेंगे, ठीक है ना, सुप्रीम सेक्रीफाइस, सुप्रीम सेक्रीफाइस, ठीक है। उन्होंने अंत तक अपने आप को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सरेंडर नहीं किया, और अपनी जान देने की बात आई तो अपनी जान तक दे दी। तो ये सुप्रीम सेक्रीफाइस जो 1857 की रिवोल्ट में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। और छठा पॉइंट अगर आप डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, कि उन्होंने लास्ट तक सरेंडर नहीं किया, ठीक है, ही डिड नॉट सरेंडर टिल हिज डेथ, अपनी मौत तक उन्होंने सरेंडर नहीं किया। चाहते तो सरेंडर करते तो बच सकते थे, लेकिन उसने जो है अपने आप को सरेंडर नहीं किया। तो ये सब जो है कुछ उनके रोल है, भूमिका है उनकी, आप उसको मेंशन करेंगे, और इस सारे पॉइंट्स को मेंशन करके लास्ट में आप उसमें लिखेंगे। इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, आप चाहे तो क्रिटिसाइज को भी लिख सकते हैं कि सम हिस्टोरियंस, ठीक है ना, खासकर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस सेज दैट कि कुंवर सिंह का जो रोल रहा है इसमें वो क्या, वो कहीं ना कहीं उसको, वो भी कोई भी चीज़ जो है वो क्रिटिसिज्म से तो बनी नहीं होती है, तो उनके लिमिटेशंस में आप लिख सकते हैं, या सम हिस्टोरियन क्रिटिसाइज दैट ना, लिमिटेशन भी डाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन में आएगा तो उसमें आप लिख सकते हैं सब चीज़ों को, कि कुछ लोग कहते हैं कि यह नैरो बेस था, नैरो था, नैरो बेस मतलब ये मास बेस रिवोल्ट नहीं था, मतलब आम जनता की भागीदारी इसमें नहीं थी, ठीक है ना। इंस्पायर्ड बाय पर्सनल, इंस्पायर्ड बाय, इंस्पायर्ड बाय पर्सनल, पर्सनल इंटरेस्ट, इंस्पायर्ड बाय पर्सनल इंटरेस्ट, निजी हितों से प्रभावित था, उनकी जमींदारी छीन गई थी, इसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट में भाग लिया था, ठीक है ना। तीसरा अगर आप देखेंगे, इट वाज वायलेंट, ठीक है ना, कौन सा था, वायलेंट, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, कोई पावर आपसे वायलेंट तरीके से अगर निपटना चाह रही तो और अहिंसा के तरीकों को समझना नहीं चाह रही, तो आप उससे जो है पीसफुली या नॉन वायलेंस तरीके से तो बात तो नहीं करेंगे। कोई आपको गोली लेके मारेगा तो उसमें आप जो है ऐसा तो नहीं है कि उसको आप अहिंसा की बात सिखाएंगे। तो यहाँ पे जो वॉर था, वो वॉर जो है, वॉर हमेशा जो है वायलेंट ही होती है, नॉन वायलेंस वाली नहीं होती इस तरह से। रिवोल्ट के समय की बात कर रहा हूँ। तो इन कुछ ग्राउंड के आधार पर जो है, और ये भी कह सकते हैं कि इसको एक चीज़ और कहता है कि फ्यूडल इन नेचर, इसमें क्या कहते हैं, फ्यूडल इन नेचर, फ्यूडल इन नेचर मतलब प्रकृति में ये कैसा है, सामंतवादी है, ठीक है, आम लोगों की हितों की बात नहीं कर रहा, आम जनता की बात नहीं कर रहा, अपने हितों को लेकर के है, ठीक है। और जमींदार थे तो फ्यूडल इन नेचर तो होगा। ये चार ग्राउंड के आधार पे कुछ हिस्टोरियन जो है कुंवर सिंह के रोल को जो है क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपको लास्ट में कंक्लूड करना पड़ेगा कि भले ही जो भी पर्सनल इंटरेस्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव यही था, आज़ादी।
अपनी जमींदारी की, अपने क्षेत्र के लोगों की आज़ादी, और उसके लिए इस उम्र में इतने साहस से लड़ना, इतने सुप्रीम ब्रेवरी से सेक्रीफाइस कर देना अपनी लाइफ को, इवन के हाथ तक काटना पड़ा उनको जब गोली लग गई थी, ठीक है। तो उस हिसाब से करके देखा जाए तो इसको किसी भी हिसाब से जो है इसको संकीर्ण या नैरो नहीं कहा जा सकता, बल्कि इनको आज़ादी वाली लड़ाई कही जा सकती है, ठीक है। फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि जब आप लड़ाई लड़ते हैं उसमें हो सकता है कि अपना इंटरेस्ट हो, लेकिन लास्ट समय तक आप सरेंडर नहीं करते हैं। उसमें जो है अंग्रेजों के सामने जो सुप्रीम पावर है उसके सामने सरेंडर करके वो बच सकते थे, लेकिन नहीं बचते और अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं, ठीक है, और दिया भी उन्होंने। तो 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की बात आएगी तो अगर बिहार का नाम अगर स्वर्णिम अक्षरों में आज भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है, खास करके कुंवर सिंह के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस की वजह से देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि रोल में इन सब चीज़ों को मेंशन करेंगे, और कोशिश कीजिएगा कैसे क्वेश्चन में आप मैप ज़रूर बनाएं, क्या करें, मैप का ज़रूर यूज़ करें, ठीक है, मैप को ज़रूर यूज़ करें, तो इससे आंसर आपका क्या होगा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन था कि चंपारण आंदोलन की विशेषताओं तथा महत्व को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द चंपारण मूवमेंट थ्रो लाइट ऑन इट्स रिलेवेंस इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह पता है आपको, इसमें सबसे पहले आपको भूमिका देनी होगी, भूमिका में देंगे आप, ठीक है, भूमिका में देंगे बिहार के चंपारण क्षेत्र, है ना, चंपारण क्षेत्र मेंशन करेंगे, ठीक है। तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया प्रणाली या सिस्टम, ठीक है। ये भूमिका में दो चीज़ें, बिहार के उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में तीन खटिया कृषि प्रणाली के कारण जो नील किसान थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया, कब, 1917 में, ये भी आप मेंशन करेंगे। 1917 में उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में नील किसानों ने तीन कठिया कृषि प्रणाली को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसी को चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। ये आपके इंट्रो वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इंट्रो वाले पार्ट के बाद आप इसमें दिखाएंगे कि इसका महत्व क्या है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चंपारण आंदोलन की विशेषताएं क्या है, तो इस विशेषता में आप बताइएगा, इसमें फीचर्स दिखाएंगे। दूसरा जो पार्ट है आपका विशेषता, फीचर्स बताएंगे, या इसको विशेषता कहते हैं फीचर्स को, तो उसमें बताएंगे, क्या बताएंगे, ठीक है ना। ये अहिंसात्मक है, क्या है, अहिंसात्मक, नॉन वायलेंट है। दूसरा क्या है, सत्याग्रह है, ये सत्य के प्रति आग्रह है, सत्याग्रह है, ठीक है। तीसरा आप इसमें फीचर्स में दिखाएंगे कि ये क्या है, महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व, महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व, ठीक है। ये सब फीचर्स है, अहिंसात्मक है, सत्याग्रह है, महात्मा गांधी द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया। और तीसरा फीचर्स आप दिखाएंगे, ठीक है ना, कि इसमें कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक वर्क, इसमें क्या है कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो आंदोलन तो चलाया ही, लेकिन साथ साथ वहाँ पे चंपारण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य भी किए। रचनात्मक कार्य का मतलब कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, स्कूल वगैरह वहाँ खुलवाए, ठीक है। साफ सफाई या सैनिटेशन के बारे में लोगों को जागरूक किया, साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाई, ठीक है ना। दलितों के प्रति जो है मानसिकता को चेंज करने के लिए लोगों को एजुकेट किया। ये सब रचनात्मक कार्य भी चंपारण सत्याग्रह के फीचर्स में है, ठीक है। तीसरा ये है कि उन्होंने इस आंदोलन को पीसफुल तरीके से किया, कानून को तेरा, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दिया। और जो कमेटी बनी थी उसमें महात्मा गांधी को भी मेंबर बनाया गया था। वो कमेटी बनी थी FG सलाई के अंडर में, किसके अंडर में, सही जो मध्य प्रांत है, मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, ठीक है, FG सलाई कहते हैं। इसके अंडर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक कमेटी बनाई कि तीन कठिया सिस्टम वाकई एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है, शोषणकारी है प्रकृति में, उसके लिए कमेटी बनाई थी FG सलाई के अंडर में। महात्मा गांधी को भी इसका मेंबर बनाया था। और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फाइंड आउट किया कि ये तीन कठिया सिस्टम जो है क्या है, वो अमानवीय है, इससे किसानों का शोषण होता है, तो उसको क्या किया जाए, उसको बैन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सब उसकी फीचर्स है। और अवैध रूप से जो वसूले गए पैसे हैं 25%, मतलब अवैध रूप से जो पैसे वसूले गए हैं उसका 25% ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, उन किसानों को रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो ये भी इसका फीचर्स है। अब यहाँ पे हमने देखा कि असहयोग आंदोलन की विशेषता, इसमें ये भी था कि इस आंदोलन में जो है जो बिहार के लीडर्स हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गए, ब्रजकिशोर प्रसाद हो गए, मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, इन लोगों को एक तरह से पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी मिली है, राजनीतिक प्रशिक्षण भी मिला है कि आंदोलन का नेतृत्व कैसे करते हैं, पीसफुल तरीके से कैसे एक पावरफुल एम्पायर को कैसे झुकाया जाता है, वो भी गांधी जी के नेतृत्व में इन लोगों ने सीखा है। ये सब इसका क्या है, विशेषता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आप लिखेंगे। और दूसरे में है कि वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है, रिलेवेंस क्या है, रिलेवेंस या प्रासंगिकता, प्रासंगिकता, प्रासंगिकता,
प्रासंगिकता या रिलीवेंस किसको इंग्लिश में कहते हैं। प्रासंगिकता क्या है, तो प्रासंगिकता ये भी है कि आज भी चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, बिहार के उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में हुआ था, उसका महत्व आज भी है, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कैसे, ठीक है, आज भी किसान आंदोलन का जो बेस है वो पीसफुल क्या होता है, पीसफुल। अभी आपको पता है, ठीक है ना, अहिंसा पे है, पीसफुल जो हो गया, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है, प्रेरणा का स्रोत, सोर्स ऑफ, है ना, प्रेरणा का स्रोत। तो आज भी जो है ये नॉन वायलेंट सत्याग्रह के लिए कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, आज के किसानों का भी जो है ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि जब 2000 में कृषि कानून को लागू किया गया था, तो उस साल जो है आपको पता है कि विदेश के किसानों ने सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया था, जिसकी वजह से जो है भारत सरकार को वो कृषि सुधार कानून वापस लेना पड़ा। तो वो भी कहीं ना कहीं हमें चंपारण सत्याग्रह की याद दिलाता है कि शोषण का कोई भी ऐसा कानून जो किसानों के हित के खिलाफ है, उसके प्रति अगर पीसफुल तरीके से आंदोलन चलाया जाता है, ठीक है, तो वो आंदोलन जो है सफल होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा अगर वो गलत कर रही है तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है हमको किसान आंदोलन में कृषि बिल का आप दे सकते हैं कि फार्म्स लॉ को सरकार ने वापस लिया, उसका भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चंपारण सत्याग्रह है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे देश में अभी वर्तमान सरकार हो या कोई भी सरकार हो, अगर वो किसानों के, गरीबों के हित के खिलाफ कदम उठाती है तो वो जो है उसके लिए आपको पीसफुली नॉन वायलेंट तरीके से चंपारण सत्याग्रह में जैसे महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, वैसे ही आपको आंदोलन करना चाहिए। हिंसा को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए, ना उसको इंडोर्स करना चाहिए, ना उसका समर्थन करना चाहिए। पीसफुल तरीके से करते हैं तो आपको आपकी जो आपका जो उद्देश्य है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो उसका भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमको चंपारण सत्याग्रह 1917 का है, उससे हमको देखने को मिलता है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद ही किसानों की समस्याओं को सरकार ने सीरियसली लेना शुरू किया, गंभीरतापूर्वक लेना शुरू किया, और कांग्रेस पार्टी ने किसानों के इशू को उठाना शुरू किया। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन हो 1920 से 22 वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जो 1930 से 34 के बीच चला था, या 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें भी किसानों की भागीदारी हमको देखने को मिलती है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो देश की अधिकांश जनसंख्या जो गाँव में रहती है, किसानों की समस्याओं को की उपेक्षा करके कोई भी सरकार जो है सफल नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमको जो है चंपारण सत्याग्रह से ही देखने को मिलता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था जो थे डे 39 में था। और लास्ट जो है डे 40 का क्वेश्चन है कि भारत में चुनावी पारदर्शिता में, मतलब जो डिस्कस द रोल एंड एफिकेसी ऑफ द वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल BVPAT। जो चौथा क्वेश्चन है वो पॉलिटी का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री का था, जो लास्ट वाला डे 40 का क्वेश्चन है ये पॉलिटी का है। इसमें आपको पूछ रहा BVPAT, इसको कहते हैं वोटर, ठीक है, वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, पेपर ऑडिट ट्रेल, पेपर ऑडिट ट्रेल BVPAT। इसके बारे में पूछ रहा है कि चुनावों की निष्पक्षता या ट्रांसपेरेंसी में जो BVPAT है इसका क्या रोल है, ठीक है ना, इसका जो है क्या भूमिका है और कितना इफेक्ट डालता है ये। दूसरा ये है कि इसके अलावा BVPAT पर्चियों की 100%, ठीक है ना, इसमें पूछ रहा है रोल, पूछ रहा है रोल इन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब निष्पक्षता में, कोई चुनाव कितना निष्पक्ष तरीके से हो सकता है, उसमें BVPAT का क्या रोल होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन के 2 पार्ट है। और दूसरा वाला पार्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि जो 100% की जो मांग है कि जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें 100% जो वोटिंग हुई है उस पूरे 100% के जो BVPAT है ना, BVPAT उसकी जांच होनी चाहिए ताकि जो है चुनाव और निष्पक्ष हो। इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, ठीक है ना। तो किस क्वेश्चन के 2 हिस्से, इन दोनों हिस्सों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो BVPAT के बारे में लिखेंगे कि वोटर, ठीक है, वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रायल, इसको इंट्रोडक्शंस में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे या इंट्रो में डालेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन या भूमिका, भूमिका में लिखेंगे, उसमें डालेंगे BVPAT के बारे में। BVPAT क्या है, व्हाट इज़ BVPAT। तो आप BVPAT के बारे में लिखेंगे कि BVPAT निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया एक चुनाव सुधार की प्रक्रिया है, या इसको इलेक्टोरल रिफॉर्म के फॉर्म में लाया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो EVM मशीन होती है उसके साथ जो है एक डिवाइस जुड़ा होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर आप वोट डालते हैं, मान लीजिए ये BVPAT मशीन है, सॉरी EVM मशीन है, ये आपका EVM मशीन है, यहाँ पे आप
बहुत सारे बटन होंगे, चुनाव चिन्ह होंगे, ठीक है, हर पार्टी के होंगे, ठीक है, और उसमें कुछ सिंबल्स बने होंगे, ठीक है। और अगर किसी भी पार्टी को आप डालते हैं, मान लीजिए इसमें, मान लीजिए आपने जो डाला, ठीक है, इसमें आपने डाल दिया, मान लीजिए इसमें कुछ है, इसमें ये है सिंबल है, या इसमें कुछ भी मान लीजिए आ जाता है, ठीक है, ये सब सिंबल है। तो आपने मान लिया इसमें वोट डाला, तो इसमें जो वोट डाला है तो यहाँ पे कोई एक डिवाइस जुड़ा होगा, उससे क्या होगा, एक जो है, जैसे ही आप वोट डालेंगे तो उससे क्या हो, एक पर्ची दिखती है आपको स्क्रीन पे, एक पर्ची दिखती है कि आपने जिस पार्टी को वोट डाला है, मान लो झाड़ू को डाला, आम आदमी पार्टी को डाला है, तो आपने जो वोट डाला है वो वोट जो है उसी कैंडिडेट को गया है या नहीं गया है, उसी पार्टी को गया है या नहीं गया है, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। वो यहाँ पे क्या हो, स्क्रीन पे दिखेगा, और स्क्रीन पे वो कुछ सेकंड के लिए होता है, 5 सेकंड या 6 सेकंड के लिए होता है, उतनी देर दिखेगा आपको, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि वो वोट आपने जिस पार्टी को डाला उसी पार्टी को गया है। उतनी देर रहने के बाद वो जो है इससे जो है निकल करके एक बॉक्स में कलेक्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं VVPAT, वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। और इसको लाने का मकसद ये था कि बहुत सारी अपोजिशन पार्टियां ये आरोप लगा रही थी कि चुनाव में कहीं ना कहीं, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके जरिए जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है, चूंकि प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है, तो इसमें मैनिपुलेशन करके वोट को प्रभावित किया जा सकता है। मतदाता किसी और व्यक्ति को वोट डाल रहा है, वो वोट कहीं और चला जाए, तो डेमोक्रेसी के साथ इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए, इस आरोप को समाप्त करने के लिए चुनाव सुधार की दिशा में ईवीएम के साथ VVPAT को जोड़ा गया, और इसी को जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन हाल में अभी जो है आपने देखा होगा, इससे क्या होता है कि आपको जो मतदाता है उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ, जो वोट मैंने जिस कैंडिडेट को दिया है वो वोट उसी पार्टी को और उसी व्यक्ति को गया है, उससे वो आश्वस्त हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कलेक्ट होता है। इसमें साथ ये भी प्रावधान था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, ये जो बॉक्स में VVPAT जमा हो रहा है, वो VVPAT में जो इलेक्शंस के बाद, चुनाव अगर मान लो 6 बजे खत्म हो गई वोटिंग, तो उसके बाद जो इसकी काउंटिंग होगी। और काउंटिंग कैसे होगी कि किसी भी बूथ में 5, ठीक है ना, 5 रैंडमली जो है किसी भी बूथ का जो है 5 मशीन उठाया जाएगा, ठीक है ना, और उसका जो है चेकिंग किया जाएगा, उसके मिलान की जाएगी कि जो पर्ची निकली है और जो वोट है वो वोट उसी अकॉर्डिंग गई कि नहीं गई। मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, तो मान लो जो वोट, इसको मान लीजिए 100 सीटें मिली, 100 वोट्स मिले, इसको 300 वोट्स मिले, इसको जो है 400 वोट्स मिले, और आरजेडी को है 50 वोट मिले मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो वोट मिली है, ये वोट उसी अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो जो पर्ची है, उस पर्ची से गिन करके कि जो आरजेडी को 50 पर्ची मिली, समाजवादी पार्टी को 400 मिली, कांग्रेस को 300 मिली, ठीक है, बीजेपी को 100 मिली, इससे मिलान करके रैंडमली किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का 5 ईवीएम निकाला जाता है, ठीक है, और उस ईवीएम को काउंट किया जाता है रैंडमली, ताकि जो है इससे ये पता चले कि ईवीएम में जो है कोई छेड़छाड़ ना हो, जो वोट डाला गया वो उसी पार्टी को मिले, ठीक है। ये इसलिए लाया गया था कि चारी चुनाव की जो निष्पक्षता है वो बनी रहे। अब ये है कि भाई दूसरा जो विवाद है इस क्वेश्चन का है वो ये है कि जो 100% जो VVPAT मिलान की, ये कितना था, ये 100% नहीं है, ये 5% है। कितना है, 5%। 5% का मिलान हुआ है, कितने का, 5% का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5% ईवीएम का। अब ये बात चल रही है कि कम से कम जो है 100% जो टोटल वोट है, अगर किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को इलेक्शंस कमीशन के इस कार्य में कहीं भी डाउट है, शंका है कि उसके साथ जो है उसके वोट के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो क्यों नहीं चुनाव की निष्पक्षता को, उस शक को दूर करने के लिए जो 100% वोटिंग हुई है, तो 100% जो ईवीएम मशीन, अगर मान लो 100 ईवीएम मशीन है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो 100 का वोट क्यों नहीं चेक किया जाए, 100 के पर्ची को क्यों नहीं चेक किया जाए, 5% को ही हम क्यों चेक करेंगे, ठीक है। 5% से रैंडमली अगर हम मिलाते हैं तो उससे पता नहीं चलता कि वोट कहाँ गया, नहीं गया। 100 पर्चे में या 500 पर्चे में, मान लो कहीं पे 500 ईवीएम है, और 500 ईवीएम में अगर आप 5% की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ 500 ईवीएम में सिर्फ 25 ईवीएम को देखा जाएगा, वो भी इलेक्शंस के बाद, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ये है कि भाई अगर कुछ मिसमैच होता है तो उसमें बाद में जो है उसको फिर से सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मतलब कैंसिल नहीं होती वो चीज़ें तुरंत। तो इसको लेके बहुत सारी कमियां थी VVPAT में भी, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और बाद में जो है इसमें कहा गया कि 100% जो वोटिंग हुई है, 100 अगर ईवीएम है, 100% ईवीएम का जो पर्ची है VVPAT, उसकी काउंटिंग हो, उससे पता चलेगा कि सच में जो है मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, जो कल भी जजमेंट आया रिसेंटली, मैं बता रहा हूँ, कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो सारे एप्लीकेशन को खारिज कर दिए, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है। और इससे जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आपको जब आंसर लिखना होगा तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि अगर
चुनाव आयोग ने ये कहा है कि अगर हम सारे वीवीपीएटी को काउंट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, समय लगेगा, ठीक है ना कहीं फिर हम उसी फेज में पहुंच जाएंगे जैसे बैलेट से चुनाव होता था, उसी स्टेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चुनाव आयोग के इस जवाब के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया। तो अब यहाँ पे ये है कि आप क्या चाहते हैं, आप आंसर में चीज़ें क्या ऐड करेंगे। तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अगर लोगों का विश्वास बहाली के लिए, कॉन्फिडेंस फिर से उसका चुनाव आयोग पे बने, चुनाव की प्रक्रिया पे बने, उसके लिए अगर चीज़ें डिले भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर लोकतंत्र मजबूत होता है, लोगों का विश्वास चुनाव प्रक्रिया में मजबूत होता है और उसके लिए चीज़ें, रिजल्ट देर से आता है, 15 दिन 20 दिन बाद भी अगर चुनाव के बाद अगर लेट से आती है रिजल्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों का विश्वास बना होना चाहिए। तो चुनाव आयोग को या सरकार को चाहिए कि अगर अपोजिशन या जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो डिमांड कर रही है कि ईवीएम के साथ मैनिपुलेशन होता है या छेड़छाड़ किया जाता है, तो उसकी जो डिमांड है 100% की, उसको जो है लागू करने में कोई बुराई नहीं है। अगर मेरे से अगर पर्सनली आप पूछे कि अगर 100% वीवीपीएटी का मिलान करने में कुछ दिन देरी हो जाए और उससे जो लोगों का विश्वास बने, तो सरकार को चाहिए या चुनाव आयोग को चाहिए कि उस प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर लोगों का विश्वास नहीं होगा, अपोजिशन का चुनाव प्रक्रिया में विश्वास नहीं होगा और उस चुनाव प्रक्रिया का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में जनता का विश्वास, और जनता का विश्वास पाने के लिए अगर कोई प्रक्रिया जो अभी 1 महीने में हो रही है उसके लिए 2 महीने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी उस आंसर में डाल सकते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है, बल्कि बुरा नहीं है। आप कोई प्रक्रिया बहुत फास्ट कर दे रहे हैं और उससे लोगों का विश्वास कम हो रहा है, ठीक है, जनता का विश्वास कम हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ट्रस्ट कम हो रहा है, तो वो प्रक्रिया मेरे ख्याल से अच्छी नहीं मानी जाती, कम से कम स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती, ठीक है। तो उसमें आप लिख सकते हैं इन सब चीज़ों को जोड़ करके, ठीक है। तो ये 4 दिन का क्वेश्चन था, डे 37, 38, 39 और 40 का, वो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जब आप आंसर लिखेंगे तो इन सब चीज़ों को उसमें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। और हर आंसर में आप जो है फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे? फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे। फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। पॉइंट वाइज आप आंसर लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि करेंट की चीज़ों को जोड़ें, आंसर को और बेहतर तरीके से सजा के लिखें, ठीक है। और करेंट से जोड़ के लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चंस को हमने देखा। अब एक दिन का क्वेश्चन बच गया है, उसको भी हम लोग जो है डील करेंगे, ठीक है। वो डे 11 का क्वेश्चन है शायद, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, आप ग्रुप में हैं, डेली मेंस आंसर राइटिंग में है, ठीक है, या आप सौर्या बैच में हैं, तो आप पर्सनली हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो इस वीडियो के बारे में जो है आप हमसे बात कर सकते हैं। कुछ फीडबैक देना हो या कुछ भी आप पूछना हो, कोई भी डाउट हो आपको आंसर फॉर्मेटिंग में या लिखने में, तो आप जो है हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, परम आईएएस का जो वॉरियर बैच चल रहा है 100 डेज 100% गारंटी वाला, वो बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है प्रीलिम्स 70वीं के लिए। आप लोग उसको ज्वाइन करें, ठीक है, और उस क्लासेस को अटेंड करें, वो आपके प्रीलिम्स में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। आपको यकीन दिला रहा हूँ 69 बीपीएससी में उस पिछले बैच से, वॉरियर बैच से जो प्रीलिम्स के लिए था 69 के लिए, मोर देन 80 क्वेश्चंस और बाकी वीडियो क्लासेस वगैरह को जोड़ दे तो 100 के आसपास 150 में परम आईएएस की उस जो है टेस्ट सीरीज से, उस क्रैश कोर्स से आया, वॉरियर बैच से आया। तो इस बार भी 70वीं के लिए बहुत जल्द जो है वॉरियर बैच लॉन्च होने वाला है। आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, और परम आईएएस से जुड़ करके, ठीक है, अपनी सक्सेस को जो है आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मेंस के अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।